Hello everybody, welcome to KSR Tani Education. I hope you all are doing well. इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 11th कॉमर्स OCM गुजरात बोर्ड चैप्टर नंबर 6 पे हम लोग अभी पहुंचे हुए हैं। इस चैप्टर को शुरू करने के बाद हमने दो चीज़ें मेनली सीखी हैं। एक है आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी और चैप्टर का नेम था फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन 2, यानी कि कौन कौन से बिजनेसेस के आपके प्रारूप हैं, तरीके हैं। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी हम समझ चुके हैं, जॉइंट स्टॉक कंपनी हम समझ चुके हैं। जॉइंट स्टॉक कंपनी के अंदर आज हमको शुरुआत करनी है प्रोसीजर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपनी से, और उसके बाद हम कुछ डिफरेंस बिटवीन को भी पढ़ लेंगे जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बात करें कि कंपनी बनती कैसे है, फॉर्म कैसे होती है, उसका क्या प्रोसीजर है। तो इस प्रोसीजर को उन्होंने दो पार्ट्स में डिवाइड करा है। पहला पार्ट है आपका प्रमोशन और दूसरा पार्ट है प्रोसीजर टू ऑब्टेन सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। और ये सर्टिफिकेट आपको रजिस्ट्रार के पास से मिलेगा। ठीक है, तो रजिस्ट्रार के पास क्या क्या आपको चीज़ें देनी पड़ेंगी, क्या क्या कैसे कैसे आप सारा प्रोसीजर करेंगे, इन सारी बातों के बारे में पढ़ेंगे। और प्रमोशन में हम क्या देखते हैं कि कैसे हमारे दिमाग में एक आइडिया आया, फिर हमने क्या उस पे इन्वेस्टिगेशन किया, क्या-क्या उस पे जाँच-पड़ताल की, कैसे हमको रिसोर्सेज़ मिलेंगे वो बिज़नेस करने के लिए और कहाँ से हम पैसे इकट्ठे करेंगे, ये सारी चीज़ें प्रमोशन में आती हैं। ठीक है, चलो शुरू करें इसको। तो पहली-पहली स्टेज जो उन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, तो पहली जो फर्स्ट पार्ट जो था वो था प्रमोशन। कंपनी को बनाने का आइडिया, प्रिपरेशंस करना उसके लिए, इसको बोलेंगे प्रमोशन। जो एग्जीक्यूटर है, मतलब जिसने आइडिया सोचा प्लस उस आइडिया को उसने एग्जीक्यूट भी किया, उसको लागू भी किया, उस इंसान को अपने बोलेंगे प्रमोटर। इस स्टेज पे हमको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। एग्जाम्पल है सबसे पहला, आइडिया ऑफ प्रमोशन ऑफ अ कंपनी, यानी आपके दिमाग में, प्रमोटर के दिमाग में एक आइडिया आएगा कि ये कंपनी मुझे खोलनी चाहिए। वो एक रिसर्च करता है और ये देखता है कि कौन-कौन से प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो मार्केट में न्यू हैं। प्रमोशन जो है ब्रेन चाइल्ड है प्रमोटर का, यानी अभी वो छोटा बच्चा है, ठीक है? प्राइमरी एंड डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन, प्रमोशन का आइडिया मान लो उसको आ गया कि मुझे क्या, किस बारे में कंपनी बनानी है। अब प्रमोटर को ये जो स्क्रूटिनी एक होती है, मतलब उसको उसके बारे में पूरी जांच पड़ताल कर देनी है विदाउट लीविंग एनी पर्टिकुलर कॉर्नर। हर दिशा में जा करके वो सारी की सारी जांच पड़ताल करेगा। बिजनेस लोकेशन हो गया, प्रॉफिटेबिलिटी हो गया, ये सब उसको इवैल्यूएट करना है। बिजनेस लोकेशन कहाँ पर वो अपना बिजनेस सेटअप करेगा, ये भी वो देखेगा। प्राइमरी टेस्ट के बाद एक डिटेल्ड एनालिटिकल इवैल्यूएशन ज़रूरी है। एनालिटिकल इवैल्यूएशन का मतलब व्हाटएवर यू हैव थॉट टिल नाउ, अब तक आपने जितना कुछ सोचा है, आप उस पे वापस गौर करेंगे कि हमने जो कुछ सोचा है, क्या वो सही है एक्चुअल में, या वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि इम्पॉसिबल है। क्या कितना कैपिटल चाहिए, रॉ मटेरियल कहाँ से लाओगे, डिमांड कैसे खड़ी करोगे, प्रोडक्शन में कौन-कौन सी चीज़ें चाहिए, ट्रांसपोर्ट कैसे करोगे, ये सारी चीज़ों के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ेगी। फिर आता है मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो आपकी लैंड है, रॉ मटेरियल है, मशीनरी है, सर्विसेज हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में आपको जानकारी हासिल करनी है। आपको ये देखना है कि अगर आप प्रमोशन को आगे बढ़ा रहे हैं, मतलब अपने आइडिया को आगे बढ़ा रहे हैं, तो अपने रिसोर्सेज आप लाएँगे कहाँ से? और फाइनली इन रिसोर्सेज को भी लाने के लिए फाइनेंशियल अरेंजमेंट आप कहाँ से करेंगे? यानी कैसे आप कैपिटल इकट्ठा करेंगे ताकि आप ये इक्विपमेंट्स और एसेट्स खरीद सकें। न्यूली एस्टैब्लिश्ड कंपनीज़ जो होती हैं, ये कैपिटल शेयर्स के थ्रू इकट्ठा करती हैं। अब आता है सेकंड पार्ट जो इसका था, वो था आपका प्रोसीजर टू ऑब्टेन सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ये जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन होता है, ये आपको रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ देगा और इसी के बाद आपकी कंपनी का जन्म होगा। इंसेप्शन का मतलब क्या होता है? जन्म होना। ऐसे कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको रजिस्ट्रार के पास सबमिट करने पड़ते हैं इस पर्टिकुलर सर्टिफिकेट को हासिल करने के लिए। तो पहला-पहला जो डॉक्यूमेंट है वो है आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अगेन अगर मैं बात करूँ, अगर आप एसपीसीसी के स्टूडेंट हैं, आपको पता होगा गुजरात बोर्ड में एसपीसीसी और कंप्यूटर दोनों और में आते हैं। तो अगर आप एसपीसीसी के स्टूडेंट हैं, तो उसके अंदर सेक्रेटरियल प्रैक्टिस जो है ना, सेकंड पार्ट जो है, उसके अंदर ये सारी चीज़ें जो अभी हम पढ़ने वाले हैं, ये एकदम डिटेल में दी हुई हैं, बहुत अच्छी तरह से दी हैं।
तो अगर आपने उसमें पढ़ा है, आपको यहाँ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और अगर आप यहाँ पढ़ रहे हैं तो आपके लिए वो बड़ा अच्छे से रिवाइज़ हो जाएगा। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है ये एक बेसिक डॉक्यूमेंट होता है, एक तरह से बोले तो कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन होता है। देश का भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है, सारे जिसमें कानून लिखे हुए हैं, तो कंपनी के सारे कानून, कंपनी की सारी बेसिक बातें किसमें लिखी होंगी? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, जिसको हम शॉर्ट में एमओए कहते हैं। इसी के ऊपर आपकी कंपनी की बिल्डिंग खड़ी हुई है इस समय पर, और कुछ-कुछ ऐसे क्लॉजेस हैं जिनका ध्यान मेमोरेंडम में रखना ज़रूरी है। पहला क्लॉज है नेम क्लॉज। अगर आपकी कंपनी पब्लिक कंपनी है और उसमें लिमिटेड लायबिलिटी है, तो आपको नाम के लास्ट में लिमिटेड डालना पड़ेगा। अगर प्राइवेट कंपनी है लिमिटेड लायबिलिटी के साथ, तो आपको लास्ट में प्राइवेट लिमिटेड डालना पड़ेगा। आप कोई भी ऐसा नाम नहीं चूज कर सकते हैं जो किसी दूसरी कंपनी के नाम से मैच करता हो और वो कंपनी इंडिया में रजिस्टर्ड हो, या तो फिर वो नाम जो है नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ जाता हो, यानी देश की सुरक्षा के खिलाफ जाता हो। सेकंड जो क्लॉज आता है वो है आपका एड्रेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। रजिस्टर्ड ऑफिस को भी अपने शॉर्ट में बोलते हैं आरओ, ठीक है, कि आपके कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पर है, उसका एड्रेस आपको बताना पड़ेगा, ताकि रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज जो वहाँ का रजिस्ट्रार है और लोग भी आपके पास इस पर्टिकुलर एड्रेस पे आ सकें, और जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट में भी आप अपने इस एड्रेस को फिक्स कर सकें। ऑब्जेक्ट क्लॉज में क्या आता है? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लॉज है मेमोरेंडम का। क्यों आप बिजनेस खोल रहे हैं, किस प्रकार का बिजनेस आप खोल रहे हैं, ये सब इस क्लॉज में बताया जाता है। कोई भी कंपनी जो आपने मान लो गोल्स यहाँ पर अपने बता दिए, ठीक है, सपोज मैंने मेरे मेमोरेंडम में गोल बताया है टू प्रिपेयर या टू मैन्युफैक्चर स्टेशनरी, तो मैं अब स्टेशनरी के एरिया से बाहर कोई एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर सकती। जो भी मैंने वहां पर एक्टिविटी लिखी है, जो एरिया मैंने लिखा है, बस वही एरिया के हिसाब से मैं अपने काम कर सकती हूँ। नेक्स्ट क्लॉज जो आता है वो आपका लायबिलिटी क्लॉज। लायबिलिटी आपको पता ही है कितनी टाइप की होती है, या तो लिमिटेड होगी या अनलिमिटेड होगी या लिमिटेड बाय गारंटी होगी, ये आपको उसमें मेंशन कर देना है। वन पर्सन कंपनी में जिसका भी नाम आप सेकंड पर्सन के नाम पे डालते हैं, तो आपको ओरिजिनल पर्सन, अगर मान लीजिए ओरिजिनल पर्सन का डेथ हो जाता है या वो काम कर नहीं पाता है, तो आपको एक दूसरे नाम इंसान का भी नाम मेंशन करना पड़ेगा, जो वन पर्सन कंपनी में फिर उस आदमी की जगह ले लेगा। कैपिटल क्लॉज की बात करें तो आपके कंपनी का कितना कैपिटल है। कैपिटल भी आपको पता है 3 टाइप का होता है, ये आप पढ़ेंगे अभी अकाउंट्स में भी। ऑथोराइज्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, ये सब हम लोग उसमें दिखाते हैं। प्लस आप कितने का शेयर का जो फिक्स्ड वैल्यू है आपका, वो सब आपको यहाँ बताना पड़ेगा। एसोसिएशन क्लॉज जो है, मिनिमम 7 लोग चाहिए, पब्लिक कंपनी में मिनिमम 2 चाहिए, प्राइवेट कंपनी में इनको अपना स्टेटमेंट देना पड़ता है कि हाँ, इनकी इच्छा है कंपनी बनाने की। ये रिटर्न में अपना स्टेटमेंट लिख के देते हैं सिग्नेचर के साथ। अब एमओए की बात पूरी हो गई, अब बात आती है आर्टिकल्स की, जो एओए जिसको हम बोलते हैं। इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में सारे के सारे इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन के रूल्स को बताया जाता है। आपकी कंपनी चलेगी कैसे, किन दायरों में वो चलेगी, इसमें मेंबर्स का जो राइट है, शेयर्स का जो इंस्टॉलमेंट है, पता आपको 12th में ये भी आएगा। शेयर्स का एक, अगर मान लीजिए एक शेयर का प्राइस 10 रुपए है और मैं किसी कंपनी में 100 शेयर खरीद रही हूँ, तो मैं एक साथ 1000 रुपए नहीं पे करूंगी, आई पे इट इन इंस्टॉलमेंट्स। शेयर अगर कैंसिल करना है तो क्या प्रोसीजर है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के क्या क्या पावर्स हैं, दोनों जो आर्टिकल्स, ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं, कौन कौन से, मेमोरेंडम और आर्टिकल्स, ये पब्लिक डॉक्यूमेंट्स हो जाते हैं। एक बार ये रजिस्टर हो जाएं तो आम जनता भी इसको देख सकती है। फिर आती है लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स की, यानी जो लोग आपकी कंपनी में एज ए डायरेक्टर काम करने को रेडी हैं, उनको अपने रजिस्ट्रार के सामने अपना नाम, एड्रेस, एज, बिजनेस और नेशनैलिटी बताते हैं वो, वहां पर उसको रजिस्टर भी किया जाता है। मिनिमम इसमें एक फीमेल डायरेक्टर होना चाहिए। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में जितने भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो, मिनिमम 1 फीमेल डायरेक्टर हैज टू बी देयर। रिटन कंसेंट ऑफ डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स का एक रिटन स्टेटमेंट लिया जाता है, जिसमें जिनका भी नाम एज ए डायरेक्टर मेंशन्ड है, वो एक रिटर्न देते हैं कि हाँ, वो डायरेक्टर
के तरीके से काम करने को रेडी हैं। फिर आती है बात डिक्लेरेशन ऑफ इंटरेस्ट इन अदर कंपनी की। अगर मान लीजिए मैं किसी कंपनी की डायरेक्टर हूँ, मैंने किसी और कंपनी में भी अपना एक कुछ भी ले रखा है, मैं दूसरी कंपनी में भी काम करती हूँ, तो मुझे उसके लिए भी उनको बताना पड़ेगा दैट यस आई एम वर्किंग विद दैट कंपनी ऑल्सो। डायरेक्टर्स हो सकते हैं, मैनेजर हो सकता है, सेक्रेटरी हो सकता है, या सब्सक्राइबर भी हो सकता है जिसने शेयर खरीदे। इनको अगर दूसरी कंपनी में भी ये हैं, तो इनको एक स्टेटमेंट बना के देना पड़ता है। और ऐसी ही एक बात है कि एक डायरेक्टर एक टाइम पे 20 कंपनियों में डायरेक्टर हो सकता है, ये उनको रिटर्न में लिखना पड़ता है। चलो, स्टेटमेंट ऑफ फुलफिलमेंट ऑफ द प्रोविजंस ऑफ लॉ, यानी आप कानून को एकदम अबाइड करेंगे, जो भी आपके कानून है आप कभी उसको तोड़ेंगे नहीं। तो एक स्टेटमेंट लिखा जाता है, ये प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म होता है जिसको आपको मतलब फिल करना है, और ये जरूरी है अगर आप कंपनी शुरू करना चाहते हैं तो। इन सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको फीस पे करनी पड़ेगी। स्क्रूटिनी के बाद, यानी आपका जो रजिस्ट्रार है वो इन सारे डॉक्यूमेंट्स को चेक करेगा, और उसके बाद वो आपकी बुक ऑफ कंपनीज में आपकी कंपनी का नाम डाल देगा, अगर डॉक्यूमेंट सेटिस्फैक्टरी लगे तो, यानी डॉक्यूमेंट्स उसको सही लगे तो। उसके बाद वो एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इस प्रोसीजर के खत्म होने के बाद वो बना के देता है। जिस तारीख पे ये सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जो इसमें लिखी होती है, वही आपके कंपनी की शुरुआत की तारीख गिनी जाएगी। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के साथ आपको एक और नंबर मिलेगा जिसका नाम है कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर। हर कंपनी का एक यूनिक नंबर होता है, और ये आपकी कंपनी की आइडेंटिटी बनी रहेगी। ये आपके सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के ऊपर लिखी हुई होती है। कंपनी को ये सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट संभाल के रखने होते हैं, और जो भी रजिस्टर्ड ऑफिस में जितने भी उन्होंने इन्फॉर्मेशंस दी हैं, सब उनको संभाल के रखना है अप टिल विच डेट, टिल द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, जब तक कंपनी बंद नहीं हो जाती। प्राइवेट कंपनीज जो हैं इस प्रोसीजर के बाद बिजनेस शुरू कर सकती हैं, जबकि पब्लिक कंपनीज को पहले शेयर्स जो हैं पहले बाहर निकालने पड़ते हैं, पब्लिक में देने पड़ते हैं, और उसके लिए भी उनको एक और डॉक्यूमेंट बनाना पड़ता है, वो है प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस अगेन कंपनी के बारे में सारी नॉलेज लोगों को प्रोवाइड करता है, और उसी प्रोस्पेक्टस को देख के लोग जो हैं उसमें आके शेयर्स खरीदते हैं। चलो आगे देखें, पार्टनरशिप और कंपनी के बीच का डिफरेंस बिटवीन। अब 3 डिफरेंस बिटवीन है सलंग, एक एक करके सबको समझते हैं। पहला जो है पार्टनरशिप और कंपनी के बीच का डिफरेंस, वो है उनका एस्टैब्लिशमेंट प्रोसेस। यहाँ पर इजी और वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन है, आप चाहो तो रजिस्टर करो, चाहो तो ना करो। ये पार्टनरशिप जो है सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं पाती, मतलब पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर से अलग नहीं होती है। इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो बहुत लंबा है, कॉम्प्लिकेटेड है, उलझुलुल है, और कंपलसरी भी है। पर जब इसको बनाया जाता है तो इसकी सेपरेट लीगल एंटिटी बन जाती है, मतलब कंपनी अपने लोगों से अलग हो जाती है। नंबर ऑफ मेंबर्स की बात करें, 2013 के कंपनीज एक्ट के हिसाब से से ज्यादा 100 पार्टनर्स हो सकते हैं, मिनिमम 2 तो चाहिए ही चाहिए। लेकिन लास्टली जो रूल आया 2014 में, उसके हिसाब से 50 मैक्सिमम है, मिनिमम 2। पब्लिक कंपनी की बात करें तो उसमें मिनिमम 7 मेंबर्स चाहिए, मैक्सिमम अनलिमिटेड है। प्राइवेट कंपनी मिनिमम 2 चाहिए, मैक्सिमम 200 चाहिए। चलो कैपिटल की बात करें तो इनको कम कैपिटल मिलेगा, इनको बहुत ज्यादा कैपिटल मिल जाए क्योंकि ये शेयर्स इशू करेंगे। ट्रांसफर ऑफ पार्ट और इंटरेस्ट, अगर पार्टनर चाहे तो अपना पार्ट वो किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकता जब तक बाकी के सारे पार्टनर्स हाँ ना बोल दें। जबकि कंपनी में मेंबर्स आसानी से और बड़े फ्रीली अपने शेयर्स बेच सकते हैं। यहाँ पर शेयर्स को बेचने में प्राइवेट कंपनी में रिस्ट्रिक्शन होता है। पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है पार्टनरशिप फर्म में। कंपनी के अंदर शेयर होल्डर्स कोई भी कंपनी के डेट्स का जिम्मेदार नहीं होता है, वो सिर्फ कितना जिम्मेदार होगा जितने के उसने शेयर्स खरीदे पर्सनली, यानी उनके पर्सनल एसेट्स पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलो मैनेजमेंट, पार्टनर खुद ही मैनेज करता है। यहाँ पर डायरेक्टर्स, जो शेयर होल्डर्स ने जिन डायरेक्टर्स को इलेक्शन में डायरेक्टर बनाया, वो लोग कंपनी को मैनेज करते हैं। इसका मतलब यहाँ से एक और स्टेटमेंट निकल के आता है कि कंपनी की मैनेजमेंट अलग होती है,
कंपनी का ओनर अलग होता है। पार्टनरशिप की लाइफ जो है वो बहुत कम है। क्यों? क्योंकि कोई भी पार्टनर का डेथ हो जाए, इंसॉल्वेंसी हो जाए या वो इंसान पागल हो जाए तो पार्टनरशिप बंद हो जाती है, इसीलिए लाइफ छोटी है। कंपनी को किसी भी इंसान की डेथ, इंसॉल्वेंसी या इंसैनिटी कोई भी अफेक्ट नहीं करती। कंपनी अपने लोगों से ही अलग है, सेपरेट लीगल एंटिटी है और इसीलिए इसकी लाइफ जो है वो बड़ी लंबी होती है। बिजनेस के सीक्रेट्स आप मेंटेन कर सकते हैं पार्टनरशिप में और यहाँ पर बिल्कुल नहीं कर सकते कंपनी में। फ्लेक्सिबल बहुत ज़्यादा होता है पार्टनरशिप और यहाँ पर कंपनी में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है। पर्सनल कॉन्टैक्ट पार्टनर्स बना सकते हैं एम्प्लॉइज के साथ भी और कस्टमर्स के साथ भी। क्यों? क्योंकि पार्टनर्स ही बेच रहे हैं, पार्टनर्स ही खरीद रहे हैं, सब वहीं से हो रहा है। पर्सनल कॉन्टैक्ट यहाँ पर हो ही नहीं सकता क्योंकि सारे शेयर होल्डर्स थोड़ी कंपनी का बिजनेस करेंगे। वाइंडिंग अप की बात करें तो पार्टनरशिप जो है कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से या कानून के हिसाब से या पार्टनर्स की इच्छा के अनुसार हो सकता है, जबकि कंपनी का बंद होना सिर्फ और सिर्फ कानून के ही हिसाब से हो सकता है। सेकेंड वाला जो डिफरेंस बिटवीन है वो है आपका प्राइवेट और पब्लिक कंपनी। एक एक करके इसको भी समझो। प्राइवेट में मिनिमम 2 मेंबर्स चाहिए, मैक्सिमम 200 हो सकते हैं। पब्लिक में मिनिमम 7 चाहिए और मैक्सिमम पे कोई लिमिट नहीं है। जो मैक्सिमम की स्पेलिंग गलत है। प्राइवेट कंपनी शेयर ट्रांसफर करने पे रोक लगाती है, जबकि यहाँ पर शेयर ट्रांसफर करना बहुत आसान है, कोई रोक टोक कुछ भी नहीं है। आपके प्राइवेट कंपनी में पब्लिक को आप इनवाइट नहीं कर सकते शेयर या डिबेंचर खरीदने के लिए, ये लोग प्रोस्पेक्टस भी इशू नहीं कर सकते हैं, जबकि पब्लिक कंपनी शेयर और डिबेंचर खरीदने के लिए लोगों को इनवाइट कर सकती है। कैसे कर सकती है? प्रोस्पेक्टस इशू करके। प्राइवेट कंपनी वन मैन कंपनी भी हो सकती है, एक ही अकेला इंसान हो, एक ही आदमी है जो कॉन्ट्रैक्ट में रहता है, वही डायरेक्टर है, वही कस्टमर्स से बात करता है, सब कुछ वही करता है। पब्लिक कंपनी में एक पर्सन कंपनी नहीं हो सकती, वन पर्सन कंपनी नहीं हो सकती और पब्लिक कंपनी ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट कर भी नहीं सकती है। यहाँ पर नंबर ऑफ डायरेक्टर्स मिनिमम 2 हैं प्राइवेट में और यहाँ पर मिनिमम 3 है, उनमें से एक जो है कम से कम वुमेन होनी चाहिए पब्लिक कंपनी में। प्राइवेट लिमिटेड में जो वर्ड्स हैं, मतलब प्राइवेट कंपनी में लास्ट में, नाम के लास्ट में प्राइवेट लिमिटेड नाम हमको डालना पड़ता है जिसकी लिमिटेड लायबिलिटी हो, जबकि जिसकी अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है उस कंपनी के लास्ट में सिर्फ प्राइवेट लगता है। और यहाँ पब्लिक कंपनी में लास्ट में सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड लगेगा, उन पब्लिक कंपनीज के लिए है जो लिमिटेड लायबिलिटी देते हैं। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की बात करें तो इसको आपको बनाना पड़ेगा और रजिस्टर भी करना पड़ेगा रजिस्ट्रार के पास जाकर के, जबकि यहाँ पर मॉडल आर्टिकल्स जो शेड्यूल 1 में है ऑटोमेटिकली पब्लिक कंपनी पे अप्लाई हो जाते हैं और इनको आर्टिकल्स अलग से बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। किसको नहीं पड़ती? पब्लिक कंपनी को। मिनिमम सब्सक्रिप्शन का भी यहाँ पर कोई प्रोविजन नहीं है, कोई प्रावधान नहीं है। मिनिमम सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है? सपोज मेरी कंपनी का शेयर्स का कुल मिलाकर के कैपिटल 10 लाख रुपए है, तो 10 लाख में से मुझे बिजनेस शुरू करने के लिए कम से कम 5 लाख चाहिए। तो जब तक लोग आकर के या मेरे ही लोग आकर के वो 5 लाख को लेके मतलब मुझे देके नहीं जाते, तब तक मैं बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकती। इसको बोलेंगे अपने मिनिमम सब्सक्रिप्शन। तो यहाँ पर प्राइवेट कंपनी में कोई मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं होता, जबकि मिनिमम सब्सक्रिप्शन पब्लिक कंपनी के लिए जरूरी है। इशू ऑफ न्यू शेयर्स, एक इंसान जो है, मतलब जितने भी आपके कंपनी में एग्जिस्टिंग मेंबर्स हैं, आप उनको या तो दूसरे इंसान को, जो आपके अभी मेंबर्स हैं उनको नहीं, जो दूसरे बाहर के लोग हैं उनके लिए आप न्यू शेयर्स इशू कर सकते हैं। जबकि कंपनी में, पब्लिक कंपनी में पहले जैसे जो हमारे मेंबर्स हैं उनको पहले न्यू शेयर्स ऑफर किए जाते हैं, फिर दूसरों को दिए जाते हैं। ठीक है। लास्ट जो डिफरेंस बिटवीन है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी और कंपनी के बीच का। अगर आपने इसमें नोटिस किया हो ना, तो जो चैप्टर 5 था और जो चैप्टर 6 है, दोनों को एकदम अच्छे से रिवाइज करवा देंगे 3 डिफरेंस बिटवीन। चलो, कोऑपरेटिव सोसाइटी वॉलंटरी एसोसिएशन है, मतलब जो लोग अपने मन से चाहते हैं वो जुड़ते हैं। और क्यों जुड़ते हैं? क्योंकि उनको अपनी अपनी इकोनॉमिक कंडीशन
सुधारनी होती है, इक्वालिटी लानी होती है। यहाँ पर कंपनी जो है अगेन वॉलंटरी एसोसिएशन है, सब लोग साथ में अपनी इच्छा से आते हैं, पर इनका मोटिव है प्रॉफिट अर्न करना थ्रू लीगल बिजनेस। सही बिजनेस वो करेंगे और प्रॉफिट अर्न करेंगे। मेन मोटिव कोऑपरेटिव सोसाइटी का है सर्विस देना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना, अपने मेंबर्स का उनका अपलिफ्टमेंट करना, ठीक है। और इनका जो प्रॉफिट का मोटिव है वो है सही, बट सेकंड नंबर पे, फर्स्ट नंबर पे सर्विस आती है, जबकि इनका मेन मोटिव ही प्रॉफिट है और कोई दूसरा मोटिव है ही नहीं, ओनली प्रॉफिट दे वांट। कोऑपरेटिव सोसाइटी में मिनिमम 10 मेंबर्स चाहिए, मैक्सिमम पे अगेन कोई रोक टोक नहीं है। जबकि यहाँ पर आपकी कंपनी में मिनिमम 7 मेंबर्स चाहिए, पब्लिक में मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं, प्राइवेट में मिनिमम 2 चाहिए, मैक्सिमम 200 हो सकते हैं। फिर आता है इनको एस्टैब्लिश करना आसान है कंपनी के मुकाबले, किसको, कोऑपरेटिव सोसाइटी को। जबकि अगर हम कंपेयर करें तो कंपनी का जो एस्टैब्लिशमेंट का प्रोसेस है बहुत लंबा है और बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, सबके समझ नहीं आता। मैनेजमेंट जो है यहाँ पर डेमोक्रेटिक वे में चलता है कोऑपरेटिव सोसाइटी में। सिंगल वोट पर मेंबर, एक मेंबर के पास चाहे कितने ही शेयर्स क्यों ना हो, उसका वोट एक ही गिना जाएगा। यहाँ पर डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट की खाली बातें होती हैं, इट इज ओनली इन प्रिंसिपल। मतलब क्या, सिर्फ और सिर्फ बोला जाता है कि हाँ डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट होता है, लेकिन वो इल्यूसिव है। इल्यूसिव मतलब क्या, सिर्फ दिखावा है, हमारे सामने आंखों के कुछ और है असल में वो कुछ और। क्यों, क्योंकि इसका अंदर आता है वोट पर शेयर। अगर मेरे साथ, मैंने ये एग्जांपल लास्ट वीडियो में भी दिया था, मान लो कोई कंपनी जिसमें 1000 शेयर हैं, 1000 में से मेरे पास 600 शेयर हैं, तो कुछ भी डिसीजन हो, मैं अगर वोट करूंगी तो मेरे 600 वोट गिनाएंगे और बाकी के 400 लोगों के वोट नहीं गिनाएंगे, क्योंकि मेजोरिटी विंस, ठीक है। इशू ऑफ शेयर्स, ये जो है इशू, शेयर इशू कर सकते हैं इक्वल राइट्स के। इक्वल राइट्स मतलब क्या, सबको एक समान सारी चीजें मिलेंगी और सेम टाइप के शेयर इशू कर सकते हैं। जबकि यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर भी इशू हो सकते हैं, इक्विटी शेयर भी इशू हो सकते हैं। ट्रांसफर ऑफ शेयर एंड एंड ऑफ मेंबरशिप, मतलब आप यहाँ पर शेयर्स को ट्रांसफर नहीं कर सकते कोऑपरेटिव सोसाइटी में। आप अपने मेंबर्स को, मेंबरशिप को खत्म कर सकते हैं जब आप अपने शेयर सोसाइटी को ही बेच देंगे, जबकि यहाँ पर शेयर्स आप ट्रांसफर कर सकते हैं। इफेक्ट ऑन शेयर कैपिटल, यानी आपका कैपिटल फंड जो है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा जैसे जैसे लोग आपके शेयर्स आपको वापस करते चले जाएंगे। ये याद रहे, रिडीम और रिडेम्पशन दोनों एक ही वर्ड है, एक नाउन है एक वर्ब है। तो अगर वो आप ही के शेयर्स आपको वापस कर देते हैं, रिडीम मतलब आप ही को वापस बेच दिया उन्होंने, तो आपका कैपिटल धीरे धीरे कम हो जाएगा। जबकि यहाँ पर कैपिटल में कोई भी बदलाव नहीं होता। क्यों, क्योंकि एक शेयर इंसान बेचेगा तो दूसरा इंसान उसको खरीद लेगा। कंपनी के पास शेयर्स के पैसे वापस कभी नहीं लिए जाते। चलो, प्रॉफिट का इस्तेमाल यहाँ कैसे होता है। प्रॉफिट पहले तो एज अ डिविडेंड मेंबर्स को मिलता है और मेंबर्स के मुनाफे के लिए या उनके फायदे के लिए उसको यूज करते हैं। और इस साइड कंपनी में प्रॉफिट का कुछ ही पार्ट ऐसा होता है जो एज अ डिविडेंड मेंबर्स को मिलता है। डिविडेंड क्या होता है ये आपको पता है, हर शेयर पे, मैंने कोई कंपनी में शेयर खरीदा तो मुझे उसके बदले में कुछ तो मिलेगा ना, शेयर्स का पैसा तो मिलेगा ही, उसके सिवा एक्स्ट्रा इनकम भी होगी, उसको बोलते हैं डिविडेंड। डिविडेंड मतलब प्रॉफिट में से हिस्सा, तो ये वो हमको देते हैं। सम पार्ट यहाँ उन्होंने इसीलिए लिखा है क्योंकि वो सारा प्रॉफिट नहीं बांट देते शेयर होल्डर्स में, वो कुछ प्रॉफिट जो है कंपनी के लिए रखेंगे और कुछ प्रॉफिट बेच देंगे, ठीक है। चलो, चैप्टर पूरा हो गया, होपफुली आपको समझ आ गया होगा। ये चैप्टर थोड़ा सा लेंदी था, इसीलिए 3 पार्ट्स में कर दिया हमने। थैंक यू सो मच फॉर पेशेंट हियरिंग, हैव अ गुड डे।